अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूसी शहर व्लादिवोस्तोक पर क्यों नज़र गड़ाए हैं चीन। क्या क्या है उसकी विस्तारवादी नीति, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीवॉन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप और भारत के साथ मौजूदा सीमा तनाव के बीच चीन ने अब रूसी शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोक दिया है। शुक्रवार को भारत में रूसी दूतावास ने जापान के समुद्र के गोल्डन हॉर्न बे में रूसी सैन्य चौकी व्लादिवोस्तोक को स्थापित करने के बारे में एक वीडियो ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा गया है कि इस सैन्य पोस्ट को मई 1880 में एक शहर का दर्जा दिया गया था। ऐसा ही एक वीडियो बर्जिंग में रूसी दूतावास द्वारा चीन को माइक्रोब्लरिंग साइट वीओ पर पोस्ट किया गया था। हालांकि इस पोस्ट को चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीपो पर कुछ इस तरह के पसंद नहीं किया गया था, जिस तरह से चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ने रूस के खिलाफ इस अभियान को ऑनलाइन शुरू किया था। राज्य के स्वामित्व में चलने वाले सीजीएटन के जर्नलिस्ट सेन सिवेई ने कहा है कि रशियन दूतावास के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसे ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया है, क्योंकि व्लादिवोस्तोक शहर पहले चीन के क्षेत्र में आता था। इसे रूस में एक तरफा संधि के जरिए छीन लिया गया था। कुछ इसी तरह की भावनाएं अन्य चीन के राजदूतों द्वारा व्यक्त की गई है, जिसमें पाकिस्तान में चीन के राजनयिक भी शामिल है। वही आपको बता दें कि दूसरा अफीम युद्ध और पेकिंग की संधि द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 के दौरान चीन को ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। युद्ध की समाप्ति के बाद इस पूरे सुदूरवर्ती इलाके को रूस को दे दिया गया था। दरअसल व्लादिवोस्तोक का क्षेत्र चीन के किंग राजवंश का ही एक हिस्सा था और 1860 में पेकिंग की संधि के तहत से रूस को सौंप दिया गया था। हालांकि यह कानूनी रूप से स्वामित्व में था, लेकिन इसके बाद भी विस्तारवादी नीति पर चल रही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी अब इस संधि को खारिज कर देती है। व्लादिवोस्तोक शहर की तरफ से चीन के कौलून प्रायद्वीप को खो दिया है, जो कि अब ब्रिटेन का हिस्सा है। अब चीन ने सोशल मीडिया के माध्यम से 160 वर्ष बाद इस मामले पर अपना आक्रोश जाहिर किया है। वही आपको बता दें कि वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन के संबंध विश्व शक्तियों के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी चीन अपने करीबी सहयोगी रूस के ही खिलाफ खड़ा हो गया है। यह सब तब हुआ है कि जब रूस ने अभी तक चीन को न तो वुहान कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और न ही हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए। हालांकि भारत में रूसी दूतावास द्वारा ट्वीट के माध्यम से व्लादिवोस्तोक के स्थापना दिवस को जश्न के रूप में मनाते हुए बड़ा रणनीतिक संकेत दिया है। इस ट्वीट ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच महत्व भारत और रूस के बीच की रणनीतिक साझेदारी को उजागर किया है। दरअसल रूस और चीन 4209 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस का रक्षा मंत्रालय उन संभावित चुनौतियों को लेकर सतर्क है जो लंबे समय में चीन द्वारा सीमा पर पैदा की जा सकती है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के उत्सव पर चीन की आपत्ति सोशल मीडिया से आगे नहीं बढ़ेगी। दरअसल 1959 में दोनों देश युद्ध के कगार पर थे, लेकिन 2008 में दोनों देशों के बीच समझौता हो गया था। समझौते के दौरान रूस ने अमूर और यूसोरी नदियों में कुछ द्वीपों को चीन को सौंप दिया है। हालांकि व्लादिवोस्तोक पर यथास्थिति अपरिवर्तित रही। कथित तौर पर चीन ने विभिन्न पारस्परिक समझौते का उल्लंघन करते हुए रूस में लगभग 1,60,000 वर्ग किमी भूमि का दावा किया है। और वहीं आपको बता दें कि विवोन की खबर के अनुसार चीन कम से कम 21 देशों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उनके संदिग्ध दावों को खारिज कर दिया है, मगर फिर भी चीन फिलीपींस में द्वीपों को समावित पर जोर देता है। यही हाल वियतनाम का है।
कम्युनिस्ट द्वारा संचालित देश में इंडोनेशिया क्षेत्र में द्वीपों के पास पानी में मछली पकड़ने के अधिकार पर भी अपना दावा किया है। इसके अलावा चीन का आलोस कंबोडिया के ऐतिहासिक मिसाल और थाईलैंड के साथ मेकांग नदी को लेकर 2001 से विवाद चल रहा है। चीन का जापान के साथ सेनकाकू का ryukyu द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। इसके अलावा विस्तारवादी देश ने कई बार पूरे दक्षिण कोरिया पर दावा किया है। इसके अलावा कम्युनिस्ट नियंत्रण देश का उत्तर कोरिया के साथ पेक्टू और टूमन नदी को लेकर भी विवाद जारी है। इससे पहले खबर आई थी कि चीन ने नेपाल के गोरखा जिले में रुई गांव पर कब्जा कर लिया था। चीनी आक्रामकता को समझे। सोनम वांगचुक के पहले ही बताया था कि चीनी निरंकुश सरकार अपने उन 140 करोड़ लोगों से डरती है जो सरकार के लिए बंधुआ मजदूरों के रूप में बिना किसी मानवाधिकार के काम करते हैं। उससे डर है कि लोग में बनते असंतोष से कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ विरोध हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन को अपने कामकारों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेरोजगारी की दर 20% तक बढ़ गई है। इसलिए पड़ोसी देशों के प्रति चीन का शत्रुपूर्ण रवैया देश को एकजुट रखने की एक चाल का हिस्सा है। उन्होंने बताया है कि 1962 का भारत चीन युद्ध की तत्कालीन चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई उन रणनीतियों का भी हिस्सा था जिससे उद्देश्य 1957 से 1962 के बीच चले अकाल से निपटने में प्रशासन की विफलता से जनता का ध्यान हटाने का था। वांगचुक ने कहा है कि निरंकुश सरकार यह जानती है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विरोधी या देश की समृद्धि में कमी आती है तो बड़े पैमाने पर विरोध संभावित है। वही आपको बता दें कि भारत चीन के गतिरोध। दोस्तों, एक सैन्य अभ्यास की आड़ में लगभग 5000 चीनी सेना के जवानों ने भारत की ओर LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपना रुख कर दिया है। मौजूदा गतिरोध 5 से 6 मई को शुरू हुआ था जो सिक्किम तक जारी है। भारतीय सेना ने उन्हें कई क्षेत्रों में घुसपैठ करने से रोका था। NIC की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेनाएं उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से पूर्वी लद्दाख सेक्टर तक पहुंच गई थी। 15 जून को एक कर्नल सहित लगभग 20 भारतीय सैनिक उस वक्त वीरगति को प्राप्त हो गए थे जब चीनी सैनिकों ने पत्थरों, बल्लों और कांटेदार तारों से उन पर हमला कर दिया था। माना जाता है कि चीन के 43 सैनिकों हताहत हुए थे, लेकिन चीन ने अब तक हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो उसी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये बात मालूम हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।